वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मेगा रिवीजन प्रोग्राम में 11th केमिस्ट्री का एक फुल सिलेबस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका पैटर्न हमने सेम रखा है जैसा कि आपके जेके बोर्ड के साइट पे मॉडल टेस्ट पेपर में बताया गया है। तो जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 18 मार्क्स हो गए। इसमें जो क्वेश्चन होंगे 20 to 30 वर्ड्स में लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये वर्ड लिमिटेशन है ये जब नोमेनक्लेचर आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर में तो एक ही वर्ड में पूरा आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, 2 नोमेनक्लेचर दिया तो 2 ही वर्ड हो जाएगा ना फिर उसका आंसर। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड लिमिट आप नहीं ढूंढना। ठीक है, सेक्शन सी में टोटल 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो सेक्शन सी टोटल 27 मार्क्स के हो गए। और इसका जो आंसर लिखना है 100 to 150 वर्ड्स। इसमें भी ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर और न्यूमेरिकल के लिए वर्ड लिमिट हमें नहीं देखना होता है। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। इसके आंसर 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है, तो सेक्शन डी 15 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन डी में जो 3 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगा, मतलब सब में और होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन बी से हम लोग एक बच्चे का पेपर शेयर करके डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए में हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें करेक्ट क्या है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम होगा? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हम लोग निकालते हैं मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो जो फर्स्ट है इसका ए में 18 ग्राम वाटर है, तो 18 ग्राम मास दिया है, इसलिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो 1 मोल आ गया। बी में हमारे पास मोल में ही दिया है 18 मोल। ठीक है, इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी में 18 मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोल आ जाएगा। डी में हमारे पास 1.8 ग्राम मास दिया है, तो 18 से डिवाइड कर दो। 1.8 बाय 18 0.1 मोल आ गया। तो सबसे ज़्यादा मोल देखो कौन है? 18 मोल है। बी में मोल सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। सेकंड है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5th ऑर्बिट। बोर एटॉमिक मॉडल में जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़ा था उसमें देखा था mvr होता है NH/2π। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये 5th ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू 5, H/2π। 2 से 5 को कट करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 H/π, तो 2.5 H/π बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लिस्ट स्टेबल आयन एमंग द फॉलोइंग। अब देखो चारों ऑप्शन में कार्बन और बोरोन, कार्बन और बोरोन ये नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। बेरिलियम एंड लिथियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लिथियम का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1 और बेरिलियम का होता है 1s2 2s2। अब इस दोनों में कम स्टेबल कौन होगा? लिथियम का नेगेटिव आयन या बेरिलियम का? तो बेरिलियम कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, और लिथियम जो है हाफ फिल्ड है। तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करें तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो बेरिलियम माइनस जो है हाईली अनस्टेबल होगा, लिस्ट स्टेबल बेरिलियम माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कोरोस्पॉन्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कोई लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं है, तो एंगल 120 डिग्री आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट विल बी। जो स्पेसिफिक हीट है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। स्पेसिफिक हीट जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट। द रिएक्शन I2 + I- I3- विच इज़ लुईस बेस। लुईस बेस होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो I- लुईस बेस होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बी पार्ट इसका करेक्ट होगा I-, क्योंकि I- इलेक्ट्रॉन I2 को देके I3- बना रहा है। 7th है इन व्हाट मैनर विल इंक्रीज ऑफ प्रेशर अफेक्ट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स कम होंगे। तो इधर देखो गैस 2 है, इधर 1 है,
तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा रिएक्शन, शिफ्ट इन फॉरवर्ड नहीं, शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए मेटल ऑन M3+ लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। एक मेटल है M3+ में, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, M6+, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 3+ चार्ज और बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर नया क्या आ जाएगा, 6 + 6 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन HiO4, HiO4 में देखो HiO4 हाइड्रोजन का +1, आयोडीन का निकालना है, x -2 × 4 -8 = 0, तो x की वैल्यू -7 उधर जाएगा +7, ठीक है। H3IO4 में देखो H3IO4 नहीं है 5 है, तो +3 + x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 है तो -10 = 0, तो x की वैल्यू +7 आ जाएगी इसकी भी। H5IO6, तो हाइड्रोजन 5 है तो +5, आयोडीन का x, ऑक्सीजन का -12 हो गया क्योंकि 6 है, तो ये भी -7 उधर जाएगा तो +7, तीनों का +7 आएगा जो कि सी ऑप्शन है। CCl2 कार्बिन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन बी है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके लिए मैं आपको एक पेपर शेयर कर देता हूँ। अब सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पी ब्लॉक का जो कन्फिग्रेशन होगा उसमें लास्ट ऑर्बिट का लिखेंगे तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP 1 to 6, डी ब्लॉक का N-1, डी में 1 to 10 होता है और NS 0 to 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एंड वाटर आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से जो आइस है वो मेल्ट होगा, मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होगा, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट मतलब जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इट इज़ डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या ऑक्सीजन ऐड होगा या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो है रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर कार्बोकेटाइंस एंड फ्री रेडिकल्स। तो एन ऑर्गेनिक स्पीसीज, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, जैसे CH3+ है। तो CH3+ को देखो, C के साथ 3 हाइड्रोजन आएगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। फ्री रेडिकल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, जैसे कि CH3 फ्री रेडिकल है, तो 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन बनाने के 2 मेथड, एक पहला हाइड्रोजनेशन बताया है, अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन मेटल के प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो अल्केन बन जाएगा। दूसरा उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन में हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्केन बन जाता है। नेक्स्ट है, वाई बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेबल थ्रू इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेबल through it contains 3 double bonds because there are delocalized electron above and below the plane। दोनों तरफ delocalized electron होता है जिसके कारण ये एरोमेटिक होता है और एरोमेटिसिटी के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। ओनली डिफाइन करना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और जो हाइपर कंजुगेशन है, डिलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेटेड सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा विथ पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल और वैकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन।
नेक्स्ट फिर डिफाइन करना है रेजोनेंस एंड ओजोनोलाइसिस। रेजोनेंस क्या होता है? टू और मोर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग इन आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम कैन बी रिटेन बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल से बता सकते हो। ओजोनोलाइसिस क्या होता है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड जैसे अल्कीन और अल्काइन है रिएक्ट्स विथ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CSCl3 एंड हीटेड विथ जिंक एंड वाटर टू गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट स्टेप में ओजोन ऐड करेंगे CCl4 के प्रेजेंस में, देन जिंक और वाटर के साथ हीट करेंगे तो दोनों साइड सेम है, एक ही कार्बन का है तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिफाइन सल्फोनेशन, गिव एग्जाम्पल। सल्फोनेशन क्या होता है? जब बेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें SO3 के प्रेजेंस में, इट गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट सेक्शन सी है हमारे पास। सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट then the ratio of their mass in which they do so is either same or some integral multiple of the ratio in which they combine with each other। अब इसको एक एग्जांपल से बता दोगे, जैसे कि मान लो इसमें फिक्स्ड मास किसका लिया गया है? कार्बन का है। और अब देखो कार्बन 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और 12 ग्राम कार्बन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CH2 बना रहा है। तो 30 अब देखो जो हमारा रेशियो है कार्बन, अच्छा इसमें ऑक्सीजन का बताया 32, कार्बन का मास 12 ग्राम और सल्फर का मास लिया है 64, 12 और 64 का रेशियो 3:16 आ गया। और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके CO2 बना रहा है 12 और 32 के रेशियो में 3:8, तो 3:16 और 3/8 आपस में क्या है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/8 आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा या सेम भी आ सकता है। सेकेंड है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गैप फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं दोबारा सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज दिया हुआ है। अब इसके बाद इसके पहले एलिमेंट लिख लेंगे, एलिमेंट के बाद इसकी परसेंटेज लिख लेंगे। परसेंटेज दिया है 29.11, सल्फर दिया है 40.51, ऑक्सीजन दिया है 30.38%। सबका एटॉमिक मास पता है। एटॉमिक मास हमें पता है सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? परसेंटेज जो है इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। 40.51 डिवाइडेड बाय 32 और 30.38 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको डिवाइड करके तीनों का आंसर लिखते हैं। अब इसे डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 1.26, ये भी आ रहा है 1.26, ये आ रहा है 1.89। अब क्या करना है? हमें रेशियो निकालना है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? सिंपल रेशियो जो तीनों में सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26, 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26 और 1.89 डिवाइडेड बाय 1.26। ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है हमारे 1.5। ठीक है। अब देखो ये दोनों तो होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। अब सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे। सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे निकालोगे? जो नंबर आया है हमारे पास क्या आया है? 1, 1, 1.5। इसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करो जिससे तीनों होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो क्या हो गया एम्पेरिकल फार्मूला? सोडियम आ गया 2, सल्फर आ गया 2, ऑक्सीजन हो गया 3। तो ये हो गया सोडियम 2, सल्फर 2 और ऑक्सीजन 3, Na2H2O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस ऑब्बो प्रिंसिपल एंड हुंड रूल। तो ऑब्बो प्रिंसिपल और हुंड्स रूल दोनों को
डिफाइन करना है पहले। तो अबो प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल करोगे, दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, पहले जैसे कि ओबो रूल में n+l रूल पे बेस्ड है, फिर बताना पड़ेगा इट इज़ बेस्ड ऑन n+l रूल, ठीक है ना। अगर n+l की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर n+l सेम हो गया तो n की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अब एग्जांपल बता देना, 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की। दूसरा है हमारा हुंस रूल। हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन विथ पैरेलल स्पिन। जैसे कि 3 ऑर्बिटल्स है हमारे पास, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है p में, तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग इसकी स्टार्ट होगी, इट इज कॉल्ड हुंड रूल। तो स्टेटमेंट लिखेंगे फिर एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबव हुंड रूल, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप विथ एग्जांपल। तो व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है एग्जांपल से बताना है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलरिटीज विथ देयर डायगोनल एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे काम आ जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जांपल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसमें थ्योरी से भी लिख दे देना, व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए BF3 में क्या होगा, अब 3 मार्क्स का है तो बताना पड़ेगा। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में लास्ट ऑर्बिट ले रहे हैं हम लोग, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 3 बॉन्ड बनना है तो x का 1 इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 2s में 1 बच जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लो, 2s में पहले से 1 था और 1 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, तो 2s में 1 हो गया। अब 2p में पहले से 1 है, 1 और आ गया तो 2 हो गया, 3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन में 1 s और 2 p इन्वॉल्व होगा, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, और इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जो कि बताया गया है, एंगल 120 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी प्रोडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयन। SF4 देखो, सल्फर के पास 1 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, ये गलत है इसका, 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल नहीं होगा। 5 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो इसमें लगेगा बेंट रूल, 4 और 1 लोन पेयर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सीसॉ, ठीक है। NH4 प्लस 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो sp3 होगी, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। H3O प्लस 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो sp3 हो गई, sp3 क्योंकि 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है, तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन 3 ही बॉन्ड पेयर है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास NH2 माइनस में क्या, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो 6 हो गया, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बेंट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। PCl3 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 भी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 में स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप और मोर देन 1 स्टेप द इंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। जैसे कि रिएक्शन है C+O2 CO2, इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 हो रहा है। अगर यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो, कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ CO बनाए, फिर CO हाफ ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाए, इसमें डेल्टा H2 और डेल्टा H3 इंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन गिव्स इट टाइप्स। तो सबसे पहले बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखेंगे, दो सॉल्यूशन विच। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करना है। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम लोग वाटर या एसिड या बेस ऐड करें तो पीएच का चेंज नेग्लिजिबल हो। तो देखो, दो सॉल्यूशन which resist the change in pH on addition of a small amount of acid, base or water is called buffer solution। बफर दो टाइप के होते हैं, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में दो होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सिंपल बफर क्या होगा, वो सॉल्ट होगा जो वीक एसिड और वीक बेस से बनेगा, जैसे कि एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। इससे जो सॉल्ट बना, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे बोलेंगे सिंपल बफर। एसिडिक बफर में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ ए स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर होगा मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहला मेथड हमने कैल्शियम कार्बाइड से बनाया, बच्चे ने बनाया। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दो, वाटर डालो तो इथाइन बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दूसरा बनाया है जिंक के साथ, जो हमारा डाइहेलाइड है, इसका रिएक्शन जिंक के साथ कर दो, सॉरी टेट्राहेलाइड, टेट्रा ब्रोमाइड जिंक के साथ किया तो 2 ब्रोमीन यहाँ से, 2 ब्रोमीन यहाँ से, ZnBr2 2 बाहर निकल जाएगा और 2 ब्रोमीन निकला तो 2 बॉन्ड आएगा जो कि अल्काइन बनाएगा। ठीक है, एक और मेथड लिखना है, इन्होंने किससे बनाया है, कार्बन और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक आर्क पास किया तो इथाइन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी में पहले जो बच्चे सॉल्व किया वो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन। क्वांटम नंबर क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो क्वांटम नंबर है सेट ऑफ 4 नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन ऑर्बिट आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब चारों क्वांटम नंबर को डिफाइन करना है। सबसे पहला है अब इसमें जो 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, ये तीनों क्वांटम नंबर आता है हमारे पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। और जो 4th क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ये आता है हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन से। 4 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये तीनों श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वहाँ से आएगा। और 4th इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो +½ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को -½ लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ एटम, क्योंकि रेडियस निकल जाएगा तो साइज पता चल जाएगा। इट्स वैल्यू इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। इससे एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, NH/2π। दूसरा है एजोमिथल क्वांटम नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L, इसे समरफील्ड ने दिया था और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोर ने दिया था। ये जो है सबसेल का नंबर बताता है और इस शेप भी सबसेल का बताता है। अगर L की वैल्यू 0 है तो उसे S सबसेल बोलते हैं, स्फेरिकल होगा। L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल, डम्बेल होता है। L की वैल्यू 2 है तो D सबसेल, डबल डम्बेल होता है। L की वैल्यू 3 है तो F सबसेल, ये कॉम्प्लेक्स होता है। L की वैल्यू जो है ये 0 to n-1 होती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, √L × L+1 H/2π। L जो है एजोमिथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, अगर हमें L की वैल्यू पता चल जाएगा तो इससे हम लोग इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे वो भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2L+1 होता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे दिया था लिंडेन है, LINDE होगा, इसे दिया था लिंडेन है। ठीक है, इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है, किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं। M की वैल्यू -L2 + L होती है। अगर जैसे S सबसेल है तो 0, -0 से +0 एक ही ऑर्बिटल होगा S में। P है, L की वैल्यू 1 तो M होगा -1, 0 + 1 3 ऑर्बिटल होगा। L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2, -1, 0 + 1 + 2 5 वैल्यू होंगे। ठीक है, तो फॉर ए वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यू ऑफ m जो है n² होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² होगा अगर n की वैल्यू दिया है। और L की वैल्यू से निकालोगे तो 2L+1 होगा, इसकी वैल्यू -L2 + L होती है इंक्लूडिंग 0। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे गोल्ड स्मिथ ने दिया था।
इसकी वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ लिखते हैं, क्लॉकवाइज को प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लिखते हैं। इससे हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं स्क्वायर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन इट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एक सिस्टम है, इसका इंटरनल एनर्जी E1 मान लिया, इस पर वर्क W किए और हीट इसमें Q दिया, तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज होके हो जाएगी E2, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, E2 माइनस E1 Q प्लस W, डेल्टा E Q प्लस W होगा। इसमें E1 E2 क्या है, Q क्या है, W क्या है, ये बता देंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, इसी में सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है नोमेनक्लेचर का, देखो एल्डिहाइड है तो इसको लिस्ट पोजीशन देंगे 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन हो गया, तो पेंट 2 पे इन आएगा, 1 अल या 1 नहीं भी लिखेंगे क्योंकि एल्डिहाइड मोनोवैलेंट विथ कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो पेंट 2 इनल। अब देखो इसमें 2 कार्बन का चेन बना, तो इथेन, इथेन में ई आएगा क्योंकि आगे वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो 1 2 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बोक्जिलिक एसिड है तो यहीं से नंबरिंग करना पड़ेगा 2 3 4 5, तो 2 पे 2 मिथाइल आ गया, तो 2 2 डाइमिथाइल, टोटल 5 कार्बन है, तो पेंट 3 पे इन है, ओइक में ओ वोवेल है तो इन का ई हटा दिया, ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कीटोन है तो लिस्ट पोजीशन देना है 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 3, 2 और 3 पे कीटोन है, कीटोन के लिए सफिक्स ओन लिखते हैं, डाइओन। अब इसमें देखो 3 कार्बन का चेन हो गया तो प्रोपेन, आगे टी आएगा इसलिए प्रोपेन का ई रखेंगे, 1 2 3 ट्राइओल। तो ये हमारे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें और वाले क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर पार्टिकल्स एग्जिबिटिंग बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर it will not possible to accurate determine both the position and velocity at same time। मतलब किसी भी मूविंग पार्टिकल का हम लोग हाई एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी मोमेंटम है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, पी को m डेल्टा वी लिखा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। इसका फिर एक एग्जाम्पल लेके बता दिया। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस बताएंगे, इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लेके भी इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसका भी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो और वाला था 4 के बाद 5 का, जो बच्चे ने नहीं किया था सॉल्व, वो हमारा क्वेश्चन था 4 का सेकेंड पार्ट, डिफाइन हीट कैपेसिटी, डिराइव रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे। हीट कैपेसिटी इट इज़ डिफाइंड एज, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस ए यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो हीट सप्लाई करेंगे उसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया टेम्परेचर में चेंज डेल्टा T हो रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T। तो Q का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा T, C डेल्टा T, Q इक्वल्स टू C डेल्टा T। अब अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें, अब इसी में अगर हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी ले लें, तो मोलर हीट कैपेसिटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट to be supplied to an object to produce unit change in temperature in 1 mole object। 1 मोल सब्सटेंस में 1 डिग्री हीट चेंज करने के लिए, टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट सप्लाई करेंगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर C मान लें या CN मान लो तो क्या हो जाएगा Q/N डेल्टा T। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N इंटू CN डेल्टा T। तो वही लिखा Q इक्वल्स टू N इंटू C डेल्टा T, C मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ पे हो गया।
तो अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे निकालें तो QP इक्वल्स टू क्या लिखेंगे N, CN को क्या लिखेंगे CP डेल्टा T, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो QP को हम लोग डेल्टा H लिखेंगे, तो डेल्टा H का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे NCP डेल्टा T। ठीक है। सिमिलरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी हैव QV सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं NCV डेल्टा T, और इसे हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो चेंज होता है, तो डेल्टा U या डेल्टा E लिखते हैं, ये हो जाएगा NCV डेल्टा T। वी नो दैट फॉर 1 मोल N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V या डेल्टा PV, तो डेल्टा U डेल्टा PV क्या होता है nRT, N की वैल्यू 1 है तो PV इक्वल्स टू RT, तो डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, क्योंकि R कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा टेम्परेचर, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब यहाँ से डेल्टा H और डेल्टा U की जो वैल्यू आई है, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ से आई, डेल्टा U की वैल्यू ये आई है, पुट कर दो। डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास आई है NCV डेल्टा T, यहाँ पे रख दो NCV डेल्टा T, और डेल्टा U की CP NCP डेल्टा T, और इसकी वैल्यू आई है NCV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। N की वैल्यू हमने 1 लिया है, तो CP डेल्टा T इक्वल्स टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा T कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, CP इक्वल्स टू CV प्लस R, तो CP माइनस CV की इक्वल्स वैल्यू क्या आ जाएगी R। तो यही हमारा रिलेशन डिराइव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं।